हेलो। तो देखिए आप लोग सप्लाई चैप्टर जीएसटी में एक सम आएगा, सप्लाई से कंफर्म है। समझ गए? 5 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से मिनिमम। तो सप्लाई क्या होता है? देखिए जो जीएसटी में जो टैक्स इवेंट होता है वो क्या होता है बताइए। जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी अराइज कब होता है बताइए। सर, जब सप्लाई करते हैं तब टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। हाँ, तो सप्लाई के अंदर में आना चाहिए, सप्लाई के डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। तो टैक्स इवेंट क्या है बताइए? सप्लाई। समझ गए? बोलो। इसके आगे देखो और नेक्स्ट। टैक्स इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट विच कॉजेज अक्रूवल और टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स इवेंट refers to any event or transaction those result in the tax consequence। मतलब सप्लाई के अंदर में आना चाहिए। नो सप्लाई नो जीएसटी। अगर सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो जीएसटी आएगा उसके ऊपर? बताओ। नहीं सर। नहीं आएगा। ठीक है। नो सप्लाई नो जीएसटी। कंसेप्ट सप्लाई सेक्शन 7 देखिए। एक है इसमें आपका। सेक्शन 7 में क्या है? मीनिंग एंड स्कोप सप्लाई है। सेक्शन 8 में क्या है? कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। शेड्यूल 1 में क्या है बताइए कि अगर सप्लाई कर रहे हैं हम लोग विदाउट कंसिडरेशन तो सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा। और एक है आपका गुड्स गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है। और एक है कौन कौन सा जीएसटी में नहीं आएगा, कौन कौन सा जीएसटी में सप्लाई के अंदर में। शेड्यूल 3 में क्या है बताओ। शेड्यूल 1 में क्या है कि जीएसटी मतलब सब कुछ देखो, जीएसटी का जब सप्लाई का जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां पे क्या है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। पेमेंट मतलब कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसका क्या है कुछ। वो एक्सेप्शन किस में दिया हुआ है बताइए। नॉर्मल रूल क्या है बताइए। अगर नो कंसिडरेशन कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी में नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसा है जो कंसिडरेशन नहीं है फिर भी जीएसटी में आएगा। कुछ ऐसा एक्टिविटी है जिसमें कंसिडरेशन नहीं है फिर भी वो जीएसटी में आएगा। शेड्यूल 1 है वो। ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या बताओ। गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। कौन सा गुड्स में आएगा, कौन सा सर्विसेज में आएगा। और 3 में क्या बताओ। कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो गुड्स में भी नहीं आएगा और सप्लाई में नहीं आएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स में भी नहीं आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मतलब सप्लाई के अंदर में ही नहीं आएगा। समझ गए क्या क्या पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। हाँ सर। तो ये पांचों पॉइंट आपको पढ़ना है टोटल। देखो यहाँ पे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में क्या क्या आएगा देखो। इसे रीड आउट करना है आपको, सिर्फ लर्न नहीं करना है। ठीक है। सप्लाई में क्या क्या आएगा देखो। टर्म सप्लाई हैज बीन इंक्लूसिवली डिफाइंड। मतलब क्या क्या उसके अंदर में है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। द मीनिंग एंड स्कोप सप्लाई अंडर जीएसटी कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 6 पैरामीटर which can be adopted or characterize a transaction as supply। तो कब कब सप्लाई के मतलब सप्लाई के अंदर में क्या क्या आएगा वो देखो, किस किस केस में सप्लाई होगा। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अट्रैक्टिंग जीएसटी। मतलब जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जिस पे जीएसटी क्या है, अगर वो आप सप्लाई करेंगे तो जीएसटी में आएगा, सप्लाई में आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको हम कल बताए थे लास्ट क्लास में कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में आता है बताइए। नहीं सर। तो वो अगर सप्लाई करेंगे तो सप्लाई में आएगा। बोलो। नहीं 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 है। नहीं आएगा। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आएगा। अल्कोहल आएगा बताइए। अल्कोहल भी क्या बताया था आपको लास्ट क्लास में हम। अल्कोहल पे जीएसटी चार्ज इसको भी जैसे नहीं होता। नहीं होता तो वो भी नहीं आएगा। और एक आपका बताए गुड्स का डेफिनेशन में देखिएगा। गुड्स का जो डेफिनेशन था ना यहाँ पे जीएसटी में,
गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या होता है? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी को छोड़ के सिक्योरिटीज को, मतलब गुड्स क्या होता है बताइए? गुड्स में क्या था बताइए? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, एक्सेप्ट क्या बताइए आपका? समझे? गुड्स में क्या क्या आएगा? गुड्स मतलब क्या हो गया? मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा बताइए? मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आएगा, और इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम आएगा। मतलब अदर मनी सिक्योरिटी इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग attached to a forming part of land which are agreed to be shared before supply of goods। एक्शनेबल क्लेम मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉटरी हो गया। समझ गए? लॉटरी वगैरह किस में आता है? एक्शनेबल क्लेम में आता है। सर्विसेज में क्या होता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। मतलब जैसे मनी नहीं आता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जैसे बैंक आपको लोन दे रहा है, तो लोन का अमाउंट पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन का क्या बताइए आपका? इंटरेस्ट पे जीएसटी चार्ज होता है। समझ गए? मनी पे इंटरेस्ट, मनी पे जीएसटी, मनी जीएसटी में नहीं आता है, लेकिन जो सर्विसेज है उसमें आता है। अगर उसका मनी का जो यूज कर रहे हैं आप, जैसे बैंक से आप लोन लिए, उसका जो लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो जीएसटी में आएगा। समझ गए? तो लैंड आएगा बताइए? लैंड अगर सेल करेंगे गुड्स के अंदर में आएगा बताइए? लैंड अगर आप सेल करेंगे उस पर जीएसटी चार्ज होगा? बोलो। नहीं सर, आपने मूवेबल प्रॉपर्टी बोला ना, लैंड तो हाँ, इमूवेबल हो गया ना। हाँ तो लैंड पे नहीं आएगा। हाउस प्रॉपर्टी पे आएगा? हाउस पे आएगा बताइए? अगर कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, फ्लैट सेल कर रहे हैं। नहीं नहीं सर नहीं। बिल्डिंग पे नहीं आएगा, बट जो ब्रोकरेज हम लोग चार्ज करेंगे आई गेस उसमें हाँ आना वो चाहिए। आएगा, ब्रोकरेज और सर्विसेज में आ गया। ठीक है। हाँ अच्छा, अगर कोई अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन अगर फ्लैट परचेज करते हो आप, मतलब बिल्डर से अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट करते हो परचेज, तो उसमें क्या होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में आएगा। कंस्ट्रक्शन किस में आएगा बताइए? ठीक अगर है आप कोई सर। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट परचेज करो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। समझे बात को? अगर कोई आप अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट परचेज करोगे तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। समझे क्यों देना पड़ेगा जीएसटी उसके ऊपर? बोलो। ठीक है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट परचेज करो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन मनी पे जीएसटी, लेकिन रेडी फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। जो फ्लैट रेडी हो गया है, बन चुका ऑलरेडी, वो क्या हो गया? मूवेबल, वो किस में आ गया? गुड्स में आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, तो जीएसटी चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज नॉट अट्रैक्टिंग जीएसटी। तो जो जीएसटी के अंदर में है वो अगर सप्लाई करेंगे तब सप्लाई में काउंट होगा। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्स कंसिडरेशन, मतलब क्या होना चाहिए? बदले में क्या ले रहे हैं आप? कुछ अमाउंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दे दिए, हम कोई अनाथ आश्रम में गए, वहाँ हम सामान अपना मेडिसिन डोनेट कर दिए मान लो, क्लोथ डोनेट कर दिए मान लो। ठीक है। जो मेरा बिजनेस का गुड्स है, बिजनेस का गुड्स है उसका डोनेशन नहीं, नॉर्मल गुड्स का। बिजनेस का सामान डोनेट करोगे तो जीएसटी भी सप्लाई में आएगा, वो आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है। मान लीजिए मेरा क्लोथ का बिजनेस नहीं है, हम क्लोथ डोनेट कर रहे हैं, तो जी, तो विदाउट कंसिडरेशन, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा बताइए? बोलो। हम्म। क्या चीज सर? क्या चीज बोलो सर? अगर मेरा क्लोथ का बिजनेस नहीं है, हम क्लोथ डोनेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में,
अनाथ आश्रम में, तो उस पर और तो जीएसटी चार्ज होगा, बताइए। सप्लाई में आएगा वो? नहीं सर, नहीं। नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरा क्लोथ का बिजनेस है और हम क्लोथ डोनेट कर रहे हैं, क्लोथ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हैं आईटीसी में ऑलरेडी, तब वो ले सप्लाई में सकते। आएगा। तो वो एक्सेप्शन में है, वो किस में आएगा आपका? पॉइंट नंबर बी का एक्सेप्शन के अंदर में आएगा वो। समझे? वो कहाँ पे आएगा? एक्सेप्शन के अंदर में। समझ गए? बोलिए। सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी। अगर मान लो मेरा कोई पर्सनल वॉच हम सेल कर रहे हैं, पर्सनल कार हम सेल कर रहे हैं, बिजनेस नहीं है कार का मेरा, ठीक है, मेरा पर्सनल वॉच है, घर का फर्नीचर है, वो हम सेल कर रहे हैं, तो आएगा उसमें जीएसटी? बताइए। वो मेरा बिजनेस नहीं है, कनेक्शन विद बिजनेस। जीएसटी नहीं आएगा, बट जो कोई ब्रोकर के थ्रू आप करेंगे तो अरे वो आएगा। छोड़िए, ब्रोकर वाला बात छोड़िए। हाँ, तो सर जीएसटी नहीं आएगा। समझ गए? वही बोल रहे हैं। और क्या इसके बाद देखो आगे। ठीक है, आगे जाओ उसके बाद। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई कौन कर रहा है बताइए? टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जो जीएसटी में क्या है बताइए आपका? अगर हम अनरजिस्टर्ड जीएसटी में, आप बायर सेलर दोनों अनरजिस्टर्ड है, मान लीजिए हम भी अनरजिस्टर्ड है, आप भी अनरजिस्टर्ड है, दोनों के अगर अनरजिस्टर्ड, तो जीएसटी चार्ज होगा? बताइए। नहीं सर। नहीं होगा। समझ गए? सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर में आना चाहिए। सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी। कुछ ऐसा एरिया है, जैसे मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, उसको अगर सप्लाई करेंगे ना आप, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करेंगे तो टैक्स फ्री होता है। तो कुछ सर, एरिया ऐसा है जो गवर्नमेंट क्या कर दिया उसको, सर डेवलप टैक्सेबल सप्लाई। डेवलप हाँ, डेवलप करने के लिए क्या कर दिया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। समझ गए? कुछ ऐसा एरिया होता है, तो उस केस में फिर क्या होगा बताओ? टे- अगर उस केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शन क्या क्या देखो। एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंट्रीज नॉट सप्लाई। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो पढ़ेंगे आप लोग शेड्यूल 1 में। ठीक है। फर्दर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर क्या कर रहे हैं, कोई सर्विस आप क्या कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं सर्विस, चाहे वो आपको बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। वो सप्लाई में आएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, यहाँ दिया हुआ है, मिस्टर ए एक टेबल परचेज किए 10,000 पर्सनल यूज के लिए, 10 महीने के बाद सेल कर दिए, तो जीएसटी में आएगा? ये बताइए। बोलो। बोलो। अगर मेरे पास टेबल था, पर्सनल यूज के लिए लिए थे, उसको कुछ दिन के बाद सेल कर दिए, तो जीएसटी में आएगा? ये बताइए। नहीं सप्लाई- सर। क्यों नहीं नहीं आएगा सर। बताओ? क्योंकि वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो। समझ गए? उसके बाद मिस्टर बी फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। अगर मिस्टर बी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सप्लाई में आएगा? बताइए। नहीं सर। नहीं आएगा। समझ गए यहाँ तक? क्यों नहीं आएगा, रीजन बताओ। क्यों नहीं आएगा, रीजन बताइए। सर कंसिडरेशन सर नहीं उसमें इसलिए। इसलिए नो कंसिडरेशन, इसलिए नो जीएसटी। ठीक है। अगर वो जीएसटी, अगर वो फीस चार्ज करेगा तब जीएसटी में आएगा। लेकिन जीएसटी में आने का भी रूल होता है, एक लिमिट होता है। जैसे मान लो सर्विसेज है, तो अगर आप 20 लाख से ज्यादा का सर्विस दे रहे हैं एक साल में, तो जैसे तब जीएसटी आएगा। ये 40 लाख गुड्स में कितना होता है, 40 लाख से ज्यादा का होता है सप्लाई, तब आपको जीएसटी में क्या लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उस केस में। समझ गए यहाँ तक? बताओ। सर
ये चलो। टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है सर? टैक्सेबल सप्लाई। मतलब सप्लाई जो है उस टैक्सेबल गुड्स का होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि एग्जेम्प्ट में नहीं रहना चाहिए। कुछ कुछ जैसे कुछ गुड्स क्या होता है एग्जेम्प्ट में आता है, कुछ गुड्स किस में आता है बताइए आपका। एग्जाम्पल। जैसे मिल्क सप्लाई करेंगे, पेपर न्यूज़पेपर है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, उस पर जीएसटी चार्ज। तो कुछ नहीं गुड्स होता। ऐसा है जो नो जीएसटी है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। समझ गए। चले आगे हम लोग। एक नॉन रेसिडेंट है, मान लो कोई इंडिया से बाहर रहता है, मिस्टर एक्स, वो इंडिया आया, अपना कैमरा सेल कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं है उसका। ठीक है, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई चार्ट अकाउंटेंट है, वो अपना पर्सनल वॉच सेल कर दिया, तो वो बिजनेस में नहीं है, तो जीएसटी में नहीं आएगा वो। ठीक है। हाँ सर। उसके बाद एक स्कोप ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर कंसिडरेशन बाय पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो भी सप्लाई में आएगा, देखो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ दिया हुआ है। वन सप्लाई में खाली सेल होता है ऐसा नहीं है, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, मनी सिक्योरिटी नहीं आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। जैसे मान लो आप सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आपका ऑनरशिप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सेल कर रहे हैं तो ऑनरशिप क्या हो रहा है, बताइए आपका ट्रांसफर हो रहा है। सेल इज लॉफुल परमानेंट एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे अंडर ए वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ट्रांसफर टू ए लॉफुली कन्वे प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब ट्रांसफर का मतलब ऑनरशिप क्या होना चाहिए आपका, ट्रांसफर होना चाहिए। बार्टर मतलब क्या होता है बताइए, बार्टर सिस्टम क्या होता है पता है आपको। हाँ सर। गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, गुड्स के बदले क्या ले रहे हैं आप, एक्सचेंज में। एक सामान दिए दूसरा सामान ले लिए, गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, तो बार्टर हो गया वो। जैसे मान लीजिए हम आपको दिए, मान लीजिए शुगर दिए, आपसे हम क्या ले लिए। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, बार्टर सिस्टम बहुत चलता है। मेरा शुगर का काम, हम शुगर दे दिए आपको। आपका क्या काम है, मान लो राइस का है, तो आप राइस हमको दे दिए। इसको क्या बोलते हैं, बार्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम। और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है बताइए। एक्सचेंज में तो कोई नया मशीन परचेज कर रहे हैं मान लो, बदले में हम अपना पुराना मशीन दे दिए। एक्सचेंज का मतलब ये होता है वन थिंग, एक थिंग दे के दूसरा थिंग ले रहे हैं, मतलब सिमिलर थिंग, समझ में आया। बार्टर में अलग अलग थिंग होता है, टू सप्लाई होता है, दो अलग अलग थिंग। और एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि बताओ, जैसे मोबाइल, पुराना मोबाइल दे के नया मोबाइल ले लिए, नहीं होता है, सिमिलर थिंग। तो ये भी सप्लाई में आएगा। लाइसेंस पे देना, जैसे मान लो मेरा कोई सामान है, हम आपको लीज पे दे दिए। ठीक है, लीज पे देना, लाइसेंस पे देना। ठीक है, तो वो भी क्या है, सप्लाई में आएगा। रेंट पे देना भी सप्लाई में आएगा, लीज पे देना भी सप्लाई में आएगा। कोई सामान डिस्पोज करना, कोई सामान क्या करना, डिस्पोज करना, वो भी सप्लाई है। भाई रीड आउट करना, आपको लर्न नहीं करना है। हेलो, इसमें स्टार मार्क नहीं किया हुआ, देखो इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। द सप्लाई इंक्लूड्स गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एग्री टू बी मेड इन फ्यूचर। अगर आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे आपको हम 2 महीने के बाद सप्लाई करेंगे, बदले में आपसे हम एडवांस ले रहे हैं। आपको हम सर्विसेज देंगे 2 महीने के बाद, या कोई गुड्स देंगे 2 महीने के बाद। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉ में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई कर रहे हैं सामान का, ठीक है, एडवांस ले रहे हैं, तो वो भी जीएसटी में आएगा। सप्लाई मेड बाय कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मनी और सिक्योरिटीज, मतलब कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, मूवेबल बॉडी होना चाहिए। सर्विसेज अगर रिपोर्ट करेंगे तो वो जीएसटी में आएगा, चाहे आपको बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। ठीक है। शेड्यूल 1 पढ़ो आप लोग, देखो यहाँ दिया हुआ है, बस रीड आउट करना है आपको सिर्फ। समझ गए, शेड्यूल 1। कभी कभी आता है ऐसा क्वेश्चन, जैसे आपको 4-5 पॉइंट दिया रहेगा, और बताना है कि सप्लाई में आएगा या नहीं आएगा। इसको पढ़ो, 1 मिनट में आ रहे वॉशरूम से, हाँ 1 मिनट में आ रहे हैं, आप लोग पढ़ो इसको।
पॉइंट में 5 पढ़ो, 1 मिनट दीजिए हमको। ओह, पढ़ो इसको, चलो 5। एक मिनट पढ़ो। वन 4 बजे गया।
हो गया, चलिए देखिए शेड्यूल 1। उफ, देखिए शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब क्या हुआ बताइए। अगर आप कोई ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप परमानेंटली, समझ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब परमानेंट ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट कंसिडर वेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई ऐसे ट्रांसफर कर रहे हैं आप विदाउट कंसिडरेशन, ऊपर तो लिखा हुआ हेडिंग में ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ नो कंसिडरेशन, अगर बिना कंसिडरेशन के भी हो रहे हैं। अगर आप कोई परमानेंट बिजनेस एसेट, मतलब क्या हुआ बताओ। बिजनेस का एसेट कोई भी हो सकता है, फिक्स एसेट भी हो सकता है या आपका स्टॉक भी हो सकता है, बिजनेस एसेट भी दोनों आ गया। समझ में आया बात। बिजनेस एसेट बोला है तो उसमें स्टॉक भी तो हो सकता है और गुड्स भी हो सकता है। क्या है? अगर कोई बिजनेस एसेट है या स्टॉक है या गुड्स अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, मतलब क्या हुआ बताओ। विदाउट कंसिडरेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गए, गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं आप, और परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब समझे क्या हुआ परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। तो हाँ सर, उसके सेल मतलब। हाँ, सेल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जैसे गिफ्ट दे दिए, डोनेशन दे दिए मान लो, तो जिसपे हम अच्छा इनपुट। हाँ। तो अगर हम ऑलरेडी आरटीसी ले चुके हैं, इनपुट क्रेडिट ऑलरेडी क्या हो चुका बताइए आप। इनपुट क्रेडिट आपको बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है। हाँ सर। जब आप परचेज करते हैं तो जो जीएसटी पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है बताइए। जीएसटी पेड एट टाइम परचेज। परचेज को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं इनवर्ट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। इनवर्ट परचेज को यहाँ सप्लाई। क्या बोलते हैं, इनवर्ट सप्लाई। तो अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है बताइए, कि जब आउट इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो होता है ना, जो इनपुट टैक्स पेड हो गया, इनपुट टैक्स जो हम लोग पेड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, एडजस्टेड विथ आउटपुट टैक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ गए बताओ। ठीक है था, बोलिए। हाँ। इसके बाद देखो आगे, इनवर्ट सप्लाई हो गया। तो आउटपुट इसमें क्या होता है बताइए। जीएसटी कलेक्टेड ऑन सप्लाई, आउटपुट सप्लाई। फ्रॉम द बायर ना सर। बायर से जीएसटी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम्म। इसकी क्या होता है आउटपुट सप्लाई।
ठीक है। तो permanent transfer or disposal of goods when input as credit has avail on such goods treated supply when ITC has not been avail। अगर ITC आप नहीं लिए हैं, इनपुट एज क्रेडिट अगर आप उस केस में फिर डिस्पोज कर रहे हैं तो फिर सप्लाई में काउंट नहीं होगा। अगर हम कोई सामान परचेज किए थे, उस पर हम इनपुट टैक्स पेमेंट किए थे, लेकिन उसका हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किए अभी तक। अगर आईटीसी क्लेम नहीं किए, अगर हम आईटीसी क्लेम नहीं किए तो सर सप्लाई नहीं होगा सर। तब फिर अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं तब सप्लाई में काउंट नहीं होगा। समझ गए बात को। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस के लिए एसी परचेज किए, ऑफिस के लिए क्या किए, मान लीजिए आप एयर कंडीशन परचेज किए, और उसके बाद में उसको कुछ समय के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसको घर में ट्रांसफर कर दिए। घर में क्या कर दिए उसको आप, ट्रांसफर। ऑफिस से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिए, घर में। तो यहाँ पे पैसा मिल रहा है आपको, पहले बताओ। आपका अपना घर है, ऑफिस से एसी निकाल के नहीं। घर में ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ कंसिडरेशन मिलेगा आपको कुछ? नहीं सर। बोलो, कंसिडरेशन है यहाँ पे कुछ? बोलिए। नहीं सर। नहीं है कंसिडरेशन। लेकिन आप जीएसटी क्या किए हैं बताइए आप? ऑलरेडी ले चुके हैं क्लेम, जीएसटी का क्लेम आप ऑलरेडी दे ले चुका है सर। चुके हैं। तो उसमें से कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा फिर आपको वापस से रिवर्स हो जाएगा, मतलब चार्जेबल हो जाएगा फिर से आपका जीएसटी। पूरा अमाउंट नहीं होगा, उससे परसेंटेज होता है कुछ। अगर जैसे जैसे टाइम, अगर मान लो 2 साल के बाद करेंगे, 5 साल के बाद करेंगे ट्रांसफर, तो प्रोपोर्शन होता है उसमें कुछ परसेंटेज। अब कैसे निकालते हैं वो सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा, तो वो आपका कुछ अमाउंट क्या होगा आपको वापस से चार्जेबल हो जाएगा फिर से। अगर कोई बिजनेस का एसेट है, आप डोनेट कर दिए, आप उसको क्या कर दिए, और आईटीसी आप ले चुके हैं, इनपुट क्रेडिट आप ऑलरेडी, मतलब गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर आप आईटीसी ले चुके हैं तो उसको अगर आप ट्रांसफर करोगे परमानेंट, तो आपको आईटीसी जो ले चुके हैं ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा आपका, वापस से चार्जेबल हो जाएगा। समझ गए? नहीं तो सब ऐसे ही करेगा, बिजनेस के नाम से ले लेगा, फिर ट्रांसफर कर देगा अपने फ्रेंड को, अपने आप को, अपने रिलेटिव को। समझे? नहीं तो सब क्या करेगा, अगर ये रूल रूल नहीं होता तो सब क्या करता बताओ, बोलो। अगर ये रूल नहीं होता तो क्या करता सब कोई, जीएसटी बचाने के लिए सर फ्रेंड को ट्रांसफर करते हैं। फ्रेंड को, अपने आप को, अपने घर में ट्रांसफर कर देता, बिजनेस के नाम से ले लेता। टैक्स इवेशन होता है एक प्रकार हाँ। से। घर का ये तो ऑफिस घर में होगा, चाबी एलआईसी बैंक में होगा। हो गया तो बताइए। जैसे मिस्टर रमेश है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कुछ आइटम उसमें से वो इनपुट ले चुका ऑलरेडी, अब बाद में फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर दिया, तो वो सप्लाई में काउंट होगा, विदाउट कंसिडरेशन भी है फिर भी वो सप्लाई में काउंट होगा, मतलब टैक्स लग जाएगा आपका उसके ऊपर। समझे बात को? बोलो। उसके बाद क्या बताओ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। जैसे मान लो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन क्या होगा बताइए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है, मेंबर ऑफ द फैमिली। तो अगर आप सप्लाई किसको कर रहे हैं बताइए,
रिलेटेड पर्सन को फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और नो कंसिडरेशन, तो सच ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ इट हैपन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किसको बताइए, फैमिली मेंबर को, एम्प्लॉय को फ्री में दे रहे हैं मान लीजिए, ये नो कंसिडरेशन है, लेकिन वो सप्लाई में काउंट होगा अगर बिजनेस के कोर्स में हो रहे हैं तो। ठीक है, जैसे गिफ्ट दे रहे हैं मान लीजिए, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, 50,000 तक टैक्स फ्री है, पचास हाँ हजार से सर। ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल में आ जाएगा। ठीक है, 50,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, अली हम अपने एजेंट को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, ये प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एजेंट सप्लाई कर रहा है प्रिंसिपल को, तो इस केस में क्या हो रहा है बताइए, नो कंसिडरेशन है, फिर भी ये सप्लाई में आएगा, फिर भी ये सप्लाई के अंडर में आएगा। मिस्टर प्रेम, एजेंट ऑफ मगन, मुंबई, एक्वायर कर रहा है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मगन एंड सप्लाई टू मिस्टर मगन, तो ट्रांजेक्शन मिस्टर प्रेम मिस्टर मगन का क्या है यहाँ पे, सप्लाई में आएगा इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए पर्सन तो आउट ऑफ इंडिया, तो वो भी सप्लाई में आएगा। उसका हु इज द रिलेटेड पर्सन, एक रीड आउट कर लीजिए बस, रिलेटेड पर्सन में क्या क्या आएगा बताओ, ऑफिशियल ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी डायरेक्टर है, अगर एक पार्टनर दूसरी कंपनी का पार्टनर है, हम मान लीजिए ए में भी पार्टनर है बी में भी पार्टनर है, हम ए में भी पार्टनरशिप है मेरा और बी में भी पार्टनरशिप है, तो दोनों बिजनेस क्या हो जाएगा आपस में, इसका मतलब एक दूसरे से रिलेटेड बिजनेस में आ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, एक पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन कंट्रोल और होल्ड 25% ऑफ द और मोर वोटिंग राइट, one of them directly indirectly control the other, both of them are directly indirectly control the other, controlled by other, तो इसको रीड आउट कर लीजिए बस, लर्न नहीं करना है, समझ गए। हाँ सर। मेंबर, फैमिली मेंबर, बाय वन गेट वन क्या होता है बताइए, जैसे मान लीजिए एक सामान आप परचेज किए, जैसे आप टूथपेस्ट परचेज किए और टूथब्रश आपको फ्री में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको फ्री में मिल रहा है, वो आपके लिए फ्री है लेकिन उसका प्राइस ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है, उसका प्राइस ऑलरेडी उसमें। इंक्लूडेड। समटाइम्स कंपनी अनाउंस ऑफर लाइक बाय वन गेट वन, फॉर एग्जाम्पल बाय वन सोप गेट द अनदर सोप फ्री, गेट वन टूथब्रश फ्री along with the toothpaste, the goods or services which are supplied free of cost without any consideration। नॉर्मल रूल क्या होता है कि वो सप्लाई में ट्रीट नहीं होता है, लेकिन देखने में लग रहा है कि क्या है बताइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है विदाउट एनी कंसिडरेशन है, लेकिन ये इनफैक्ट ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई। ये क्या हो गया, दो गुड्स एक साथ सप्लाई हो रहा है, दो गुड्स क्या हो रहा है आपका सिंगल प्राइस पे सप्लाई हो रहा है, तो ये जीएसटी में चार्जेबल होगा। समझे बात को, बोलो। आपको लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन वो प्राइस उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, समझ गए, तो जीएसटी में चार्ज हो जाएगा वो। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद शेड्यूल टू। शेड्यूल टू का मतलब क्या होता है बताइए, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, तो कौन सा गुड्स में आएगा कौन सा, अगर आप परमानेंट ट्रांसफर करेंगे तो किस में आएगा इसका मतलब, बोलिए। अगर आपको सामान परमानेंट ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ पे आएगा बताओ, तो सर गुड्स में आएगा। गुड्स में आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए दे रहे हैं, और कुछ सर्विसेज मतलब क्या होता है टेम्पोरी यूज यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो किस में आएगा बताइए, सर्विसेज। हम्म, जैसे रेंट भी देना, तो रेंट भी देना गुड्स की सर्विसेज बताओ, सर्विसेज। सर्विसेज है। ठीक है,
सर ये बोर्ड का ऊपर वाला दिखाया हमें। ये तो है, क्या लिखना है बताओ। हो गया तो बोलो। हाँ। तो रेंट भी देना हो गया। जैसे रेंट भी देना क्या है, सर्विसेज है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन का काम किस में आता है बताइए, सब किस में आता है, सब सर्विसेज में आता है। डेवलप करना, डिजाइनिंग करना, प्रोग्रामिंग करना सॉफ्टवेयर को, सर्विसेज में आता है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, सर्विसेज में आता है। ट्रांसफर राइट टू यूज, सर्विसेज में आएगा। और गुड्स में क्या आएगा बताओ, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स में। हायर परचेज भी सर्विसेज, हायर परचेज गुड्स में आता है। अगर एसेट डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब एसेट क्या कर रहे हैं, परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं, वो गुड्स में आएगा। ये भी रीड आउट कर लीजिए, बस हो गया काम खत्म। समझे, शेड्यूल 2 खाली एक बार क्या कर लीजिए आप, नॉलेज के लिए सिर्फ। ठीक है, हाँ कोई डाउट है बताओ इसमें। एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 में क्या क्या आएगा देखो। शेड्यूल 3 मतलब क्या हो गया, जो गुड जो जीएसटी में नहीं आएगा, जो जीएसटी में, इसको क्या नहीं बोलते आएगा। हैं हम लोग, निगेटिव लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो जीएसटी में नहीं आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव बताइए, निगेटिव लिस्ट। निगेटिव लिस्ट। ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय किसको प्रोवाइड करे सर्विसेज, एम्प्लॉयर को, तो सैलरी, तो जीएसटी चार्ज, एम्प्लॉय जीएसटी चार्ज करेगा एम्प्लॉयर से। बताओ, मेरे अंडर में जो काम करता है वो हमको सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम्म। हाँ सर सर। तो वो मेरे, तो मेरे पर जीएसटी चार्ज करेगा बताओ। नहीं सर। नहीं करेगा, ये सर्विसेज में नहीं आएगा। ये नाइदर गुड्स नाइदर सर्विसेज, समझ गए। 50,000 का गिफ्ट अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, कितना रुपए तक का बताइए, अप टू 50,000। तो गिफ्ट अगर 50,000 से ज्यादा का देगा एक साल में, तब सर्विसेज में, तब जीएसटी चार्ज होगा। 50,000 एग्जाम्प्ट हो गया, समझ गए। बोलो। हम्म। फ्यूनरल सर्विसेज क्या होता है, जैसे शमशान घाट जाते हो तो, या कब्रिस्तान जाते हो, तो वो लोग आपसे क्या लेता है, फ्री में तो नहीं करता है कि चार्ज लेता है बताओ। तो लेता है चार्ज। चार्ज लेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कर देगा आपको। नहीं सर। तो उस पर वो जीएसटी लेगा बताइए। नहीं नहीं। नो जीएसटी। ठीक है। कोर्ट जो सर्विस देता है, कोर्ट आपको, आपसे कोर्ट फीस लेता है, क्या लेता है, अगर आपको केस करोगे ना, कभी कोर्ट में जाओगे कोई केस को लेके, तो कोर्ट आपसे क्या चार्ज करता है, कोर्ट फीस चार्ज करता है कि नहीं करता है। बिना कोर्ट फीस के हो जाता है बताइए। हम्म। तो कोर्ट फीस चार्ज होगा। तो उस पर जीएसटी लगेगा। नहीं बोलो। नहीं नहीं। लगेगा। ठीक है। एमएलए एमपी जो है, ये भी तो सर्विस दे रहा है आपको, गवर्नमेंट देश को संभाल रहा है। एमएलए का भी, एमपी का भी इलेक्शन है, हाँ सर। तो एमएलए एमपी भी तो सर्विस दे रहा है, तो वो जीएसटी चार्ज करेगा बताइए। बोलो। नहीं सर। नहीं नहीं करेगा। सेल ऑफ लैंड, लैंड अगर सेल करेंगे तो सप्लाई में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अभी आपको बताए थे। लैंड गुड्स के अंदर में नहीं आता है, लैंड गुड्स के डेफिनेशन में, हाँ क्योंकि सर। ये, क्योंकि वो ये तो कौन सा है, इम्पोर्ट। हाँ इमूवेबल बॉडी है, तो जीएसटी नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है। अगर बिल्डिंग सेल करेंगे तो जीएसटी आएगा इसके ऊपर बताओ। नहीं सर। नहीं आएगा उसके ऊपर। ठीक है। एक्सेप्टेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग छोड़ के, एक्सेप्टेबल क्लेम, लॉटरी पे जीएसटी लगेगा, बैटिंग पे लगेगा, गैम्बलिंग पे लगेगा, उसको छोड़ के बाकी पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेबल क्लेम जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे लगेगा। समझ गए। बोलिए, चले आगे। हाँ सर। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम होम कंजम्पशन। अगर आप कोई गुड्स, जीएसटी इसमें नहीं पड़ता, कस्टम कस्टम में, जब गुड्स आप वेयर हाउस में रखते हैं, तो जब वेयर हाउस से गुड्स रिमूव करते हैं, उस समय जीएसटी लगता है, उसके पहले नहीं लगता है। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस, एक नॉन टैक्सेबल एरिया से अगर दूसरे नॉन टैक्सेबल एरिया में सप्लाई करेंगे तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसको रीड आउट कर लीजिएगा बस। चलें आगे हम लोग, बोलो। यहाँ तो कुछ डाउट है बताओ। नहीं सर।
टाइप ऑफ सप्लाई, तो एक आपको बताया था इनवर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है बताइए, जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, जो गुड्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्ट सप्लाई। इस पे आप टैक्स पेमेंट करते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं हम लोग। एक है आउटवर्ड सप्लाई, मतलब क्या होता है बताओ, जो गुड्स आप किसी और को सप्लाई कर रहे हो, बाहर सप्लाई कर रहे हो, मतलब आप सेल कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटवर्ड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो जीएसटी में आएगा, जिस पे टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई में तीन पार्ट है। एक है 0% जिस पे जीएसटी है वो भी आएगा इसमें। एक आपका जो गवर्नमेंट क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया, वो भी आएगा। और एक आपका है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो टैक्स सप्लाई के अंदर में नहीं आएगा, सप्लाई के अंदर में, तो ये सब एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देखो यहाँ दिया हुआ है नॉन टैक्स सप्लाई क्या है, देखो, है ना। 0% किस पे है, एक्सपोर्ट पे कितना परसेंट जीएसटी बताइए, 0% है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर सप्लाई करेंगे तो 0% है। एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कंपनी को सेल करेंगे तो 0% है। समझ गए। हाँ सर। और नॉन टैक्सेबल मतलब जो जीएसटी में आएगा ही नहीं, एल्कोहल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सर ये जीरो रेटेड और नॉन टैक्सेबल में सर डिफरेंस क्या होगा? नॉन टैक्सेबल मतलब जो जीएसटी में अप्लीकेबल ही नहीं है, जीएसटी जो जीएसटी के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, जो जीएसटी के डेफिनेशन में, जैसे नहीं आ मान लो रहा। जीरो रेट। अल्कोहलिक लिकर है, लिकर जीएसटी में नहीं आता है, हम्म। पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं आता है। और जीरो रेटेड मतलब किस एरिया में, नॉन टैक्सेबल एरिया, जैसे मान लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम्म। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हैं गुड्स, तो उस पर जीएसटी चार्ज, तो जीरो रेटेड एरिया पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ सेल कर उस पर डिपेंड कर रहा है। और नॉन टैक्सेबल कहीं भी सेल कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, इंडिया में आप कहीं पे भी सेल कर रहे हो उससे मतलब, एरिया से मतलब नहीं है। नॉन टैक्सेबल हमेशा नॉन टैक्सेबल ही रहेगा, चाहे किसी भी स्टेट में सेल कर रहे हैं आप। और ये जीरो रेट खाली एरिया पे डिपेंड करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब जीएसटी नहीं लगेगा। इसका डिफरेंस देखो यहाँ दिया हुआ है चारों में, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग कंपोजिट सप्लाई, आज यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, कंपोजिट सप्लाई से सम आता है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, कल 11 बजे, ठीक है। ठीक है सर। कल कल थोड़ा जल्दी भी रख सकते हैं, 10:30। सर 11 सर ठीक है सर, 11 बजे वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बाय बाय। अभी अकाउंट ठीक का है। क्लास होगा, अकाउंट्स एम कॉम 10 मिनट, 12:45 पे स्टार्ट करेंगे, हाँ।